प्यारे साथियों नमस्कार। जैसा कि इस समय जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि साइंस का एक महत्वपूर्ण रोल रह रहा है सभी एग्ज़ाम में और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से पूछाया जा रहा है। तो इसी सब को देखते हुए साथ में बिहार एसएससी जो इंटर लेवल की एग्ज़ाम आई है उसमें 25 क्वेश्चन स्पेशल साइंस से रहेंगे। नेक्स्ट बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की जितनी भी एग्ज़ाम है उसमें साइंस का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो इन सब को देखते हुए आज से हम साइंस का स्पेशल क्वेश्चन की ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके नेक्स्ट सभी एग्ज़ाम में रामबाण की तरह सिद्ध होंगे और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, तो लास्ट तक वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार अपेक्षाकृत होगा, क्या होगा? सभी जगह पृथ्वी के सतह पर समान होगा, विषुवत रेखा पर अधिक होगा, ध्रुवों पर अधिक होगा, मैदानों के अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होगा। अब इसका राइट आंसर है कि वस्तु का जो भार है वो ध्रुवों पर अधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर कम होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन होता कैसे है इसको समझते हैं। देखिए, वेट इजकल टू भार इजकल टू मास इनटू ग्रेविटेशन होता है। तो चूंकि ध्रुवों पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है, इसीलिए वेट का भी मान वहाँ पे, भार का भी मान सर्वाधिक हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इजकल टू मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ग्रेविटेशन मास तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन ग्रेविटेशन बदलने से इसका वेट बदलेगा। और ग्रेविटेशन चूँकि ध्रुव पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है, इसलिए ध्रुव पर भार भी अधिक होगा और विषुवत रेखा पर भार कम होगा। तो राइट आंसर सी होगा। और कैसे होगा, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ याद रखिएगा, हमेशा भार बदलता है, मास नहीं बदलता है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कारण यही है, मास किसी भी इंसान का या किसी भी चीज़ का सेम रहता है, कहीं भी उस चेंज नहीं होता है। लेकिन चूंकि ग्रेविटेशन के कारण, जैसे अभी आप यहाँ पे हैं पृथ्वी पे और चांद पे चले जाइएगा तो आपका वेट बदल जाएगा, यानी भार बदल जाएगा, लेकिन मास जो है, द्रव्यमान आपका स्थिर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही है और वहाँ पे भी आपका मास वही रहेगा। लेकिन ग्रेविटेशन के चलते चूँकि 1/6 होता है तो आपका वेट बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये टोटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके एग्जाम में रामबाण की तरह सिद्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की पेंडुलम का वेग सर्वाधिक होगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा वेग जो है पेंडुलम का कब होगा? तो याद रखिएगा, ठंड के दिनों में, यानी शीत ऋतु में। कारण क्या है इसका? कारण यही है कि जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम जो लटका रहता है, ये जो है ठंडे के दिनों में ये छोटा हो जाता है और गर्मी के दिनों में ये बड़ा हो जाता है। तो जब छोटा होगा तो ज़्यादा ये आवर्त करेगा, इसीलिए ये जो है इसका वेग जो है तेज हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा। जबकि ग्रीष्म ऋतु में इसकी चूँकि ये इसका लेंथ जो है बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वह जीव जो है लाइकेन है। लाइकेन ही वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है और लाइकेन जो है कवक और शैवालों का सहजीवी होता है। और एक और चीज़ बता देते हैं आपको कि लाइकेन जो है पेड़ों की छालों पर भी पाया जाता है और चट्टानों पर भी पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि पेड़ों की छालों पर पाए जाने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो याद कर रखिएगा, ट्री के जो छाल पर पाया जाता है उस लाइकेन को कहते हैं कार्टिकोल्स। ठीक है। जबकि चट्टान पे जो पाया जाता है, यानी पत्थर पे, उसका नाम है सेक्सिकोल्स। ठीक है, सेक्सिकोल्स नोट कर लीजिए, कोल्स। तो पेड़ों की छाल पे, जो ट्री के छाल पे पाया जाता है, उसका कार्टिकोल्स नाम है, और सेक्सिकोल्स जो नाम है वो चट्टानों की छाल पे, चट्टानों पे जो पाया जाता है उस लाइकेन का नाम है। तो ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विटामिन से क्वेश्चन है ये, कि कह रहा है कि विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए, यानी कौन सही है ये बताना है। पहला, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। तो ये बिल्कुल सही है, विटामिन सी जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। दूसरा, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही, चूँकि ये जल में घुलनशील होता है, इसलिए गर्म करने पर ये नष्ट हो जाता है विटामिन।
अगला क्वेश्चन, अगला देख रहा है, ये दूध में नहीं पाया जाता है, ये भी सही है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और ये मानव शरीर के संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, तो ये गलत है, क्योंकि मानव शरीर के संक्रमण को रोकने वाला जो विटामिन होता है वो विटामिन ए होता है। तो राइट आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन, देखिए यहाँ पे है सी नंबर 1, 2, 3। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आया है विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। और इसकी कमी से रतौंधी, जीरोप्लैथलीमिया होता है, ठीक है। साथ में विटामिन बी और सी को याद रखिएगा, ये जो है जल में घुलनशील है, बाकी सभी वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ये इंपॉर्टेंट था और याद रखिएगा। बात करते हैं विटामिन सी यहाँ पे आया है, तो एक और चीज़ याद रखिएगा कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। खट्टे फलों में जनरली पाया जाता है और मुंह से, मसूड़े से जो आपके खून निकलता है इसी के कमी से निकलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है, तो पाइरोमीटर जो है बहुत अधिक ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है पाइरोमीटर, तो उच्च ताप हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे वायुमंडलीय दाब है, तो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते, नोट करते चलिएगा। और घनत्व को, जो घनत्व यहाँ पे केवल दिया है, तो यहाँ पे अगर दूध रहता है यानी दूध के घनत्व को नापने के लिए तो इसको लैक्टोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके सभी ऑप्शन भी हम डिस्कस करते चल रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में बनाने में काफ़ी मदद मिले। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पाइरोमीटर उच्च ताप को मापता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है। आपको बता दें 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर, लेकिन यहाँ पे मिलीमीटर में दिया है, तो हम सभी जानते हैं कि 1 मीटर में होता है 10⁻³ मिलीमीटर, तो 1 माइक्रोन में हो जाएगा 10⁻⁻6 गुने 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। अब जब 3 इसमें जब ऐड कीजिएगा तो -6 में से 3 गया तो हो जाएगा ये 10⁻⁻3, ठीक है। चूँकि गुना में है तो जुट जाता है, बेस अगर सेम हो और गुना में हो तो पावर जुट जाता है, तो -3 हो गया। अब ये 10⁻³ का मतलब 1/1000 मिलीमीटर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा, यानी किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब कब सबसे ज़्यादा होगा मनुष्य पे, तो इसका फार्मूला हम बता देते हैं। पावर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए यहाँ पे पावर जो है यानी दाब एरिया के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एरिया बढ़ेगा पावर घटेगा, और एरिया जब बढ़ेगा तो पावर घटेगा, और एरिया जब कम होगा तो पावर बढ़ेगा। तो यहाँ पे चूँकि महत्तम पूछा है यानी उसका एरिया बहुत ही कम होना चाहिए, तो इस सभी में किसका एरिया कम होगा, एक पैर पर खड़ा हो, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेटा हुआ हो तो उसका एरिया तो ज़्यादा होगा, तो ये नहीं होगा। बैठा हुआ हो तब भी एरिया ज़्यादा होगा, और दोनों पैर पर खड़ा हो तब भी एरिया ज़्यादा हो। एक पैर पे यानी एक उंगली पे, तो एरिया जब कम होगा तो इसका दाब जो है, प्रेशर जो है वो आगे बहुत अधिक होगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ये सॉरी हम कब से पावर कर रहे थे, प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल टू, बोलने में मिस्टेक हो गया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया सबसे कम होगा एक पैर पर खड़ा होने पर, और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है, तो फोटोग्राफी में जो है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होता है, ठीक है। फोटोग्राफी में जो प्रयोग होता है ऑक्जेलिक अम्ल का, जो कि फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होता है, ये याद रखिएगा। बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल की, तो ये चींटी में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की, तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका यानी विनेगर में पाया जाता है, ठीक है। नोट करते चलिएगा। सिट्रिक जो है खट्टे फल में पाया जाता है। तो यहाँ पे फोटोग्राफिक था तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एलपीजी का एलपीजी में मुख्यतः पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा है तो एलपीजी में लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसमें मुख्यतः जो है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक और चीज़ याद रखिए, घरों के सिलेंडरों में आप देखे होंगे कि जब रिसाव होता है तो वो महकने लगता है। इसका कारण है इसमें एक इथाइल मरकप्टेन नामक, उसमें इथाइल मरकप्टेन नामक एक गंध मिलाया जाता है, जिससे अगर वो रिसाव हो तो वो लोगों को महके और जल्दी से उसको बंद किया जा सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहद में मीठापन का क्या कारण है? तो शहद में मीठापन का कारण यही है कि उसमें फ्रुक्टोज होता है, जो कि फ्रूट शुगर है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसमें लगभग 38% फ्रुक्टोज होता है, जबकि ग्लूकोज 31% होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ब्रह्मांड का सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है ब्रह्मांड में? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो है हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। और जैसा कि आप जानते भी है कि सूर्य का जो मेनली स्रोत है हाइड्रोजन हीलियम का मिश्रण है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो है ब्रह्मांड में हीलियम गैस पाया जाता है। लगभग आपको बता दें कि 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम पाया जाता है। इसके अलावा भी गैस पाई जाती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अगर यही क्वेश्चन रहता कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। पूछता भूप्रपटी पे तो अगर पूछता ये कि इंसान के शरीर में सबसे ज़्यादा, तो वो हो जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो वो है रेडॉन गैस, जो कि एक अक्रिय गैस है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है? इसका क्या कारण है, ये पूछ रहा है। तो सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है और जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं हो पाता। मेनली कारण है इसका प्रयोग होने का कि प्रकाश एक तो ये प्रदूषण रहित होता है, और दूसरा जल बूंद के द्वारा ये विघटित नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोहॉल एक मिश्रण है किसका? तो गैसोहॉल जो है इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण है। राइट आंसर ए हो जाएगा, जिसमें इथाइल अल्कोहल में गैसोलीन 90% तथा एथेनॉल जो है 10% पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करता है? कोई भी इन्फेक्शन हो तो हमारी रक्षा करता है। तो इनमें से WBC जो है वाइट ब्लड सेल हमें कोई भी इन्फेक्शन से बचाता है। WBC का जीवन काल पूछ ले तो आप याद रखिएगा 13 से 20 दिन होता है, जबकि RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, और यही जो है इन्फेक्शन से हमें बचाता है WBC। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को शरीर संचित नहीं कर सकता? तो अभी हमने बताया किसको, विटामिन सी को। राइट आंसर सी हो जाएगा। विटामिन, अच्छा, इस सभी का रासायनिक नाम याद रखिएगा। रेटिनॉल विटामिन है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेर और विटामिन डी। तो इम्पॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें कौन वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? तो चूंकि यहाँ पे वसा और प्रोटीन दोनों दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूंगफली हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। लेकिन चूंकि यहाँ पे केवल अगर प्रोटीन रहता तब क्या हो जाता है? सी, सोयाबीन हो जाता है। लेकिन वसा एंड प्रोटीन दोनों का रहा है तो मूंगफली हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि मूंगफली में जो है प्रोटीन आपको मीट से भी ज़्यादा मिलता है और अंडा से भी ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। साथ में वसा भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? तो रानीखेत रोग जो है ये मुर्गियों में पाया जाता है, मुर्गा मुर्गी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और जो रानीखेत रोग है ये याद रखिएगा वायरस जनित है, यानी विषाणु जनित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है?
प्लेग चूहा के द्वारा फैलता है, बिल्कुल सही है। प्लेग जो है चूहा के द्वारा फैलता है। चूहा के शरीर के ऊपर एक, याद रखिएगा, पिस्सू नामक जो है बैक्टीरिया होता है जिससे प्लेग रोग फैलता है। टेपवार्म सूअर से फैलता है, ये भी सही है। रैबीज कुत्ता के काटने से फैलता है, ये भी सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पोलियो बंदर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पोलियो बंदर के कारण नहीं, पोलियो जो है एक वायरस जनित रोग है, यानी विषाणु जनित, जो कि पोलियोमाइलिटिस नामक वायरस से फैलता है, नोट कर लीजिएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये बंदर जो है, इसके काटने से जो है रेबीज होता है। रेबीज केवल कुत्ता से ही नहीं, बंदर से भी फैलता है। ठीक है, आप कमेंट में ये बताइए कि रेबीज की टीकों की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन जो है बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जलेगा, और जब भी हवा उपस्थित रहेगा तब तो ये जलेगा, तो उससे रिएक्शन कर लेगा और उससे ये पानी बनाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात आती है हाइड्रोजन की, तो याद रखिए अभी हमने एक क्वेश्चन बताया था कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। और हाइड्रोजन के जो है याद रखिएगा 3 समस्थानिक है। पहला है प्रोटियम हाइड्रोजन 1,1, दूसरा है हाइड्रोजन 2,1 जिसको ड्यूटेरियम कहते हैं, और तीसरा है हाइड्रोजन 3,1 जिसको ट्रिटियम कहते हैं या ट्राइटियम कहते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है, ये तो सभी को मालूम होगा, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है। तो इसमें लड़का कंफ्यूज हो जाता है सब। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक है यानी ट्रिटियम, जिसको ट्राइटियम भी कहते हैं, ये जो है रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। नोट कर लीजिए, एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अंदर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी ये दोनों समस्थानिक है जो कि एक अस्थाई समस्थानिक है, जबकि तीसरा जो है रेडियो एक्टिव है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो इसमें जो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये विस्फोटक नहीं है, बाकी ट्राइनाइट्रोटोल्यून, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये सभी विस्फोटक है। और ये जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, इसका प्रयोग जो आप देखे होंगे कि ऑपरेशन के समय जो डॉक्टर साहब होते हैं वो बेहोशी के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है। तो ऑक्टेन संख्या जो है पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक होता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो इनमें से जो है यूरिया है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट। तो इसमें से सोडियम सल्फेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह उर्वरक नहीं है, जबकि यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट और सुपर फॉस्फेट जो है ये सभी उर्वरक हैं। तो राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो कौन सा है। तो हमेशा याद रखिएगा पौधे जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये नाइट्रेट जो है वायु से या मिट्टी से, मिट्टी के अंदर जीव जंतु होते हैं उससे भी ये मार के नाइट्रेट ही प्राप्त करते हैं। राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। किस में हो सकता है। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस और द्रव में हो सकता है, ठोस में नहीं होता है संवहन। ठोस में क्या होता है याद रखिएगा, ठोस में होता है चालन, जिसको इंग्लिश में कंडेंसन कहते हैं। ठीक है, कंडक्शन इंग्लिश में बोला जाता है। ये ठोस में होता है, गैस और द्रव में संवहन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीला कपड़ा सबसे जल्दी सूख जाएगा। तो गीला कपड़ा सूखने के लिए आपको बता दें कि आर्द्रता यानी नमी जो है ये कम होनी चाहिए, जबकि तापमान अधिक होना चाहिए। तो देख लीजिए 100 डिग्री आर्द्रता, 60 डिग्री तापमान, ये नहीं होगा। 100 डिग्री आर्द्रता, 20 डिग्री तापमान, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 20 डिग्री आर्द्रता, 20 डिग्री तापमान, ये भी नहीं होगा। देखिए 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री तापमान, यानी आर्द्रता कम है, तापमान अधिक है,
जल्दी कपड़ा सूख जाएगा, राइट आंसर डी होगा। तो दोस्तों ऐसा करके हमने लगभग ऑल 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया। आशा करते हैं इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखे होंगे। ये 25 क्वेश्चन ही नहीं है, इस 25 से रिलेटेड हमने 25 और क्वेश्चन जरूर डिस्कशन कराया होगा, यानी टोटल 50 क्वेश्चन हो गए होंगे। और ऐसा ही वीडियो साइंस का डेली आते रहेगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।